ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। अगर हम इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इकट्ठा बोले तो हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। एज द नेम RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, OX फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ठीक है। अगर हमारे पास दो केमिकल रिएक्शन हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अगर हम इनको इकट्ठा नाम देना चाहते हैं तो हम इनको इकट्ठा क्या नाम देते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडॉक्स को समझने के लिए हमें पहले ऑक्सीडेशन को समझना पड़ेगा और रिडक्शन को समझना पड़ेगा। कल वाले टॉपिक के अंदर हमने एक दो बातें की थी। हमने कहा था कि हमारे पास जब भी एनर्जी ट्रांसफर की बात करेंगे, बेटे वो बंद कर दो, पहले समझ लो बात। जब हम एनर्जी ट्रांसफर की बातें करेंगे तो तब हम एक एटम से या किसी मॉलिक्यूल से एनर्जी लेके किसी दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी देंगे। यही कहा था ना हमने कि एक मॉलिक्यूल से एनर्जी लेके दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी। हमने कहा था बेसिकली बायोएनर्जेटिक्स इज द एनर्जी कन्वर्जन मैकेनिज्म, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन थी। क्या थी? कि एक फॉर्म से हमने एनर्जी को दूसरी फॉर्म में क्या करना था? कन्वर्ट करना था। फिर मैंने कहा था कि एक मॉलिक्यूल से एनर्जी लेके दूसरे मॉलिक्यूल में एनर्जी, कौन ऐसी चीज थी जो एनर्जी लेके जाता था? इलेक्ट्रॉन। हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन इज एन एनर्जी कैरियर। इलेक्ट्रॉन कौन होता है? एनर्जी कैरियर होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि एनर्जी कैरियर कौन होता है, तो कौन होता है एनर्जी कैरियर? इलेक्ट्रॉन इज एन एनर्जी कैरियर। इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी कैरियर है। अब कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो बैड सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है जो स्टेबल मॉलिक्यूल होता है उसकी एनर्जी हाई होती है, लो होती है? स्टेबल मॉलिक्यूल जो होता है उसकी एनर्जी हाई होती है, लो होती है? लो होती है। तो इसका मतलब ये है, हम स्टेबल कहते ही उसको हैं जिसकी एनर्जी क्या हो? लो। जिसकी एनर्जी क्या हो? लो। अब आपकी बुक ने एग्जांपल दी है आपको ऑक्सीजन की, कि जब इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे? इलेक्ट्रॉन किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है। किसके पास है इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा केमिस्ट्री में? आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा होगा। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? शाबाश। ये एबिलिटी होती है किसी एटम की टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जरूरी नहीं है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी तो खींचता है ना अपनी तरफ। तो इसका मतलब ये है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की तरफ अफिनिटी ज्यादा है। वो एटम इलेक्ट्रॉन को चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, वो इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है किसी दूसरे एटम को। ऐसा ही है ना? तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देती है या लेती है? लेती है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और वो है किसके पास? ऑक्सीजन के पास। हम कहते हैं जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है ना तो इलेक्ट्रॉन कहता है मैं तो स्टेबल हूं, मैं तो क्या हूं? स्टेबल हूं, मैं तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं हूं, मैं तो यहां से नहीं जाऊंगा। लेकिन हम क्या करेंगे? हम इस इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती यहां से निकालेंगे। हम इस इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती यहां से निकालेंगे। तो आपको यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है। वो कहता है जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आप इनको एनर्जी दोगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रैग्ड अवे। ड्रैग्ड अवे का मतलब क्या होता है? ड्रैग करना किसे कहते हैं? ड्रैग, घसीटना किसी चीज को। ठीक है। तो हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली जबरदस्ती ला रहे हैं, जबरदस्ती से इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं। हमने ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लिया, हमने या तो कार्बन को दे दिया ये इलेक्ट्रॉन, या किसको दे दिया? हाइड्रोजन को दे दिया। लेकिन इलेक्ट्रॉन स्टेबल कहां था? ऑक्सीजन के पास। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है कि मैं वापस किसके पास चला जाऊं? ऑक्सीजन के पास। क्या ये खुद ब खुद आया कार्बन और हाइड्रोजन के पास? नहीं, हम लाए हैं। ठीक है। जब हम लाए हैं तो हमने इसको क्या दी होगी? इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी होगी। इस इलेक्ट्रॉन को क्या दी होगी? एनर्जी दी होगी इस इलेक्ट्रॉन को, और इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, एनर्जी हाई हुई, हमने इसको ऑक्सीजन से छुड़वाया और कौन से एटम्स में दे दिया? कार्बन में। ठीक है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास था तो ये क्या था? स्टेबल। अब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन और हाइड्रोजन के पास आ गया तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल। ये क्या हो गया? अनस्टेबल। तो कहता है अब ये इलेक्ट्रॉन वापस जाना चाहता है किसके पास? ऑक्सीजन के पास वापस जाना चाहता है। ऑक्सीजन के पास वापस जाना चाहता है तो हम भेज देंगे। हमारा मकसद क्या था? एनर्जी कन्वर्जन।
हमारा मेन एम क्या था? एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रॉन को जो हमने एनर्जी दी होगी, कहां से लेके दी होगी हमने? आपको पता था मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस यूनिवर्स इज सन, सूरज है। इस कायनात में एनर्जी का जो सबसे बड़ा मंबा है, एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स है, वो कौन है? सन है, सूरज है। ठीक है, तो वहां से एनर्जी आती है, उन रेडिएशंस की फॉर्म में जो एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है। आप पढ़ते हो ना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये सारी एनर्जी की टाइप्स हैं। तो एनर्जी हमने इस इलेक्ट्रॉन को दी और यहाँ से हमने उस इलेक्ट्रॉन को निकाला और कौन से एटम्स में स्टोर कर दिया? कार्बन और हाइड्रोजन। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अनस्टेबल है। दिस इलेक्ट्रॉन वांट्स टू गो बैक इनटू ऑक्सीजन। जैसे ही ये ऑक्सीजन में वापस जाएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ये एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो अब ये जो एनर्जी यहाँ से ये रिलीज करेगा, हम इस एनर्जी को यूज कर लेंगे, हम इस एनर्जी को यूज कर लेंगे या इस एनर्जी को स्टोर कर लेंगे। इस एनर्जी को क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेंगे, किसी दूसरे एटम में स्टोर कर लेंगे। किसमें स्टोर कर लेंगे? किसी दूसरे एटम में, किसी दूसरे मॉलिक्यूल में स्टोर कर लेंगे, किसी दूसरे मॉलिक्यूल में स्टोर कर लेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कल, एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखें जरा, किसी एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। क्लियर ये बात? तो जब भी, अब यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट किस रिएक्शन का? ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स में एनर्जी कन्वर्जन्स पढ़नी है, एक फॉर्म से एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक जानदार से दूसरे जानदार में एनर्जी शिफ्ट करनी है। प्लांट्स लिविंग है, प्लांट्स क्या हैं? जब हम प्लांट्स को खाते हैं तो प्लांट्स के अंदर एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है। इसका मतलब एनर्जी ट्रांसमिशन हो रही है, नहीं हो रही? ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, नहीं हो रही? हो रही है। तो कौन करेगा? कौन सोर्स है एनर्जी कैरियर का? इलेक्ट्रॉन। कब इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन कार्बन एंड हाइड्रोजन। और अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है तो ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। आपको ये वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं देगा क्योंकि ये स्टेबल है, इसकी एनर्जी बहुत ही कम है। जिसकी एनर्जी पहले ही कम हो तो हम उसे एनर्जी नहीं दे सकते, तो हम पहले इसको अनस्टेबल बनाएंगे और फिर इससे एनर्जी लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो फूड होती है, जो हमारी जितनी भी फूड है, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, लिपिड्स खाते हैं, वो सारे के सारे कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। मैंने ग्लूकोज बना के दिखाया था आपको लास्ट टाइम, नहीं बनाया? चलिए हम यहाँ पे ग्लूकोज बना लेते हैं। बेटे ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। कितने हो गए? 3 6 हो गए। ग्लूकोज का हम फॉर्मूला यहाँ बना लेते हैं। जो हम फॉर्मूला इसका लिखते हैं ना, C6H12O6, के लिए 6 ही कार्बन होंगे और 12 हाइड्रोजन होंगे और 6 जो है ना वो ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस देखें, कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड है। और कल भी मैंने समझाया था कि जब हमारे पास बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी बॉन्ड कौन बनाता है? इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। चलिए बॉन्ड्स कौन बनाता है? इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। बॉन्ड कौन बनाता है? इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब हमने इन बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन डाले हुए हैं, यानी कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है या हाइड्रोजन को। इसका मतलब अब अगर हम इनसे इलेक्ट्रॉन वापस लें तो उस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के पास जब इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या है? अनस्टेबल। ठीक है, वो किसके पास जाना चाहेगा? ऑक्सीजन। हम भेजेंगे उसको, हम प्रोसेस करवाएंगे, हम फोटोसिंथेसिस करवाएंगे, हम रेस्पिरेशन करवाएंगे। ये सारे प्रोसेसेस में कौन से रिएक्शन होंगे? ऑक्सीडेशन आज का जो रिएक्शन। हमारा मेन टॉपिक है ना वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना है। अब ऑक्सीडेशन क्या है? आपके पास ना 2-3 डेफिनेशंस आपको पढ़ाई जाती हैं इसकी। यहाँ पे हम एक तरफ ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस लिख लेते हैं और एक तरफ हम रिडक्शन की डेफिनेशंस लिख लेते हैं। ये आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है? ऑक्सीडेशन कहते हैं हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लें, जब इलेक्ट्रॉन क्या कर लें? गेन कर लें, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। किसी एटम को हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसका मतलब हमने उस एटम की क्या कर दी? दे दिया इलेक्ट्रॉन, उस एटम की क्या कर दी? रिडक्शन। उस एटम ने हासिल कर लिया ना। और अगर हम उसमें से एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इसका मतलब हमने उसकी क्या कर दी? ऑक्सीडेशन कर दी। ठीक है,
इसी तरह वो कहता है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक्चुअली हाइड्रोजन एटम हमें बोलना चाहिए। और इधर क्या आएगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन, H एटम फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम, गेन ऑफ ऑक्सीजन बोल दो। और यहाँ पे क्या बोलेंगे फिर हम? लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम बोल दें या ना बोले, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आएगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ क्या आएगा? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये क्या चीजें होती हैं? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? रिडक्शन, ये वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को? किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी दूसरे एलिमेंट एटम के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। वैलेंसी कौन डिसाइड करता है? कौन सी चीज डिसाइड करती है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये एटम कितने बॉन्ड बनाएगा, ये एटम कितने बॉन्ड बनाएगा। अगर वो एटम पेयर की फॉर्म में हो जाए तो फिर वो बॉन्ड्स नहीं बनाते, फिर वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फिर वो बॉन्ड पेयर्स का हिस्सा नहीं बनते, वो लोन पेयर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? लोन पेयर कहलाते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि सम टाइम, चलिए यहाँ पे मैग्नीशियम है, एग्जांपल देता हूँ आपको। मैग्नीशियम का हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन, कितने चार्ज आएंगे इसके ऊपर? +1। कितना आएगा? +1, ठीक है। अगर हम मैग्नीशियम, अब इसको लें, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दें। हमने मैग्नीशियम आयन लिया जिसकी +1 वैलेंसी थी, हमने उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसका मतलब अब इसके ऊपर वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +2। कितनी हो जाएगी? +2। हमने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो अब जरा ऑक्सीडेशन नंबर, यही जो वैलेंसी होती है ना उसके ऊपर, इसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर, आप बड़ी क्लासों में इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लोगे कि वैलेंसी कब कहेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर कब कहेंगे। अब इस लेवल पे आपने इसी चीज को ध्यान में रखना है, जो वैलेंसी है ना वही ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। अब देखिए इसकी वैलेंसी कितनी थी? इसकी कितनी हो गई? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये क्या हुई होगी? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो लेट्स से आपके पास क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन है। आपने इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, आपने इसको इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एटम लाते हैं हम, उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये क्लोराइड आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लोराइड आयन। पहले इसकी वैलेंसी कितनी है? 0। अब कितनी हो गई? -1। ज्यादा हो गई, कम हो गई? कम हो गई बेटे। ये देखें ना, ये 0 बॉर्डर लाइन पे होता है हमारे पास, प्लस में जाए तो 1 2 3, इधर आएंगे तो -1 -2 -3, तो माइनस का जो नंबर आता जाएगा वो कम होता चला जाएगा, और प्लस में जब जाएंगे तो नंबर ज्यादा हो जाएगा। अब बताएं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है? डिक्रीज। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ये भी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो चीजें हम नोट करते हैं रिएक्शंस के अंदर, वो हम देखते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर गेन ऑफ, ये जो फर्स्ट 3 पॉइंट्स हैं ये मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है। कि कब हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो कहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद हमारी बॉडी में, जब हम प्लांट्स की बॉडी में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का फिनोमेना स्टडी करेंगे। हमने पढ़ा था ना कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर कौन सी चीज इसमें से हम डिस्कस करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन को निकाला करेंगे, या हम हाइड्रोजन से खेलेंगे, या ऑक्सीजन को निकाला करेंगे? क्या करेंगे हम? वो कहते हैं आमतौर पे हम देखें तो ऑक्सीडेशन की डिफाइन हम इलेक्ट्रॉन के हवाले से करते हैं। किसके हवाले से करते हैं? इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो मेन हमारा गोल होगा वो किससे रिलेटेड होगा? हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड। लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगर लॉस हाइड्रोजन एटम निकल रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन, और अगर गेन हो रहा है तो रिडक्शन। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही एटम हो और वो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे और वो इलेक्ट्रॉन हवा में छोड़ दे और वो खुद कहे मैं तो जनाब कैटायन बन गया हूँ, मैं ऑक्सीडाइज हो गया हूँ। ऐसा नहीं होता। ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और साथ में कोई दूसरा ऐसा एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा। यानी जहां ऑक्सीडेशन हो रही है साइमल्टेनियसली साथ साथ वहां पे क्या भी हो रही होगी? रिडक्शन भी हो रही होगी। तो इकट्ठा कौन सा रिएक्शन होगा? कंबाइन नाम दें तो क्या देंगे? रिडक्शन। कंबाइन कहेंगे तो रिडक्शन।
ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन क्या कहलाएगी? redox reaction. रिडॉक्स रिएक्शन इट इज एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को हम एक्सचेंज करा लेते हैं, पहले एक एटम के पास अब दूसरे के पास चले गए, ठीक है? या फिर हाइड्रोजन एटम, या फिर हाइड्रोजन कहते हैं हाइड्रोजन एटम के बारे में आपको आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन की कितनी जो है ना वो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, पक्की बात, सोच लें, चले मान लेते हैं सारे कह रहे हैं तो हाइड्रोजन 1 ही होता है। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं? कोई न्यूट्रॉन नहीं है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। इसके आइसोटोप्स होते हैं, ये प्रोटियम लिखा है हमने, क्या लिखा है? एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूट्रियम, एक होता है ट्रिटियम, ठीक है? वो ट्राइटियम भी उसको बोल देते हैं। तो ये मैंने प्रोटियम के बारे में लिखा है, उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। देखें हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आपने हाइड्रोजन निकाल दिया, आपने, मैं कहता हूं नहीं, आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, आपने एक्चुअली क्या निकाला है वहां से? हाइड्रोजन एटम। मैं कहता हूं आपने क्या निकाला है? इलेक्ट्रॉन। तो किसकी बात ठीक है? दोनों, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम निकालें या हाइड्रोजन एटम डालें तो इसका मतलब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है या एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो हम हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसीलिए उसी के सेंस में, उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बात करेंगे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। याद रहेंगी बातें? अब आपकी बुक में एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है, वो कहता है आपके पास A है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? और इसको यहाँ ले जाते हैं हम, और दूसरा एटम भी तो होगा ना जिसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, ठीक है? जब ये यहाँ पे आएगा तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आपको यहाँ पे किसके पास नजर आ रहे हैं? A के पास। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे? B के पास आ जाएंगे। किसके पास आ जाएंगे? B के पास। अब जरा देखें किसके इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए? A के। तो A की क्या हो गई होगी? ऑक्सीडेशन। A की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। किसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए? B ने। तो B की क्या हो गई? रिडक्शन। रिडक्शन। अगर इकट्ठा नाम दे तो रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। क्या हुआ? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? इलेक्ट्रॉन को ही क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज एन एनर्जी कैरियर। इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैरियर है, क्योंकि हमारे आगे जितने भी रिएक्शन होने, चाहे वो फोटोसिंथेसिस के हैं, रेस्पिरेशन के हैं, उन सब में किसकी कहानी चलनी है? इलेक्ट्रॉन की। एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर करने में किसका रोल होगा? तो कौन से रिएक्शंस हो रहे होंगे? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ठीक है? अब आपने कल जो फ्लोशीट डायग्राम पढ़ी थी उसमें सबसे पहला स्टेप हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की हम रिडक्शन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की हम रिडक्शन, और उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर जब वो हम शुगर खाते हैं तो फिर हमारी बॉडी में जब वो शुगर जाती है तो हम उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, हम उसकी क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में दोबारा चेंज हो जाती है। ठीक है, एक दफा इसकी रीडिंग कर लेते हैं, बुक में पेज नंबर बेटे आपके पास 118 ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है समटाइम, वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादातर आता है लेकिन कभी कभी जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस कहता है वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन द ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी में जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उन सबको एनर्जी चाहिए, उन सबको। वैसे हमारी बॉडी को एनर्जी क्यों चाहिए? हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। हमारी बॉडी के रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। इसके अलावा हमारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज के लिए एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए? वो सारी बातें हमें बताएगा, फिर वो कहानी सुनाएगा कि ये एनर्जी हम कहाँ से लेके आएंगे और किन रिएक्शंस के थ्रू लेके आएंगे। दिस एनर्जी फ्लो कंप्राइजेस द एक्विजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ एनर्जी फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। इन तमाम प्रोसेसेस के लिए क्या चाहिए हमें? एनर्जी चाहिए। फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस कंबाइन collectively called redox reactions are the direct source of energy। ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए। redox reaction, अब ये redox reaction की डेफिनेशन है, यहाँ से शुरू हुई है। redox reaction involve the exchange of electron between the atoms। the loss of electron is called oxidation while the gain of electron is called reduction। ठीक है, ये इकट्ठा लिखते हैं। अगर redox आ जाए तभी पूरी बात लिख देना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ जाए तो फिर अलग-अलग करके लिख देना। Electrons can be an energy source। इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? एनर्जी सोर्स। It depends upon their location and their arrangement in the atoms। अगर वो पेयर की फॉर्म में तो इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा? नहीं।
हमने पढ़ा ना कि अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में तो वो स्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। चलें, फॉर एग्जांपल व्हेन दे आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन दे मेक स्टेबल एसोसिएशन विद ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन बना के रह रहा होता है इलेक्ट्रॉन, बड़ा खुशबाश होता है वहां पे। एंड आर नॉट अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम उसको वहां से निकालें तो वो कहते हैं नहीं मेरे पास तो एनर्जी नहीं है। बट इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रैग्ड अवे, अगर हम उसको घसीट के ले जाएं फ्रॉम ऑक्सीजन एंड अटैच टू द सम अदर एटम लाइक द कार्बन एंड हाइड्रोजन, then they make unstable association. They try to move back to oxygen, and when this happens energy is released. जब हम उसको ऑक्सीजन से दूसरे एटम के पास लेके गए, हमने उसको एनर्जी दी है, तो जब वो वापस जाएगा तो जितनी एनर्जी उसको दी थी वो सारी की सारी एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। In living organism redox reaction involve the loss and gain of hydrogen. ये लिविंग के हवाले से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन है, ये भी आपने साथ ऐड करनी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं वो किसे बोलते हैं? लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। We know that hydrogen atom contain one proton and one electron. It means when a molecule loses a hydrogen atom, जब कोई molecule hydrogen atom lose करता है, it means it actually loses an वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ऑक्सीडेशन एंड सिमिलरली यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड सिमिलरली व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन्स हाइड्रोजन एटम, जब वो हाइड्रोजन एटम ले रहा होता है तो एक्चुअली वो क्या ले रहा होता है? गेन्स इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो नेक्स्ट पेज पे ये आपके पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। आपके पास A है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन हुई, कंपाउंड A लूजेस इलेक्ट्रॉन, और नीचे कंपाउंड B है, उसकी रिडक्शन हो गई, उसने क्या ले लिए? इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन A के पास थे, अब प्रोडक्ट वाली साइड पे किसके पास है? वो B के पास। क्लियर? इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।